हिम्मत मत हारो, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत हारो, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे बस की नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग हर रोज की तरह एकदम शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है अपना तरंग प्रकाशिकी पर आधारित, मतलब आज के लेक्चर में हम तरंग प्रकाशिकी पर आधारित PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सलटाएंगे। तो फटाफट पेन पेपर कॉपी लेके तैयार हो जाओ, अपन को कहानी स्टार्ट कर देनी है। साथ में पानी की बोतल भी रख लेना बेटा, पानी पीते चलना, गर्मी बढ़ रही है। तो आज अपन पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, बेसिकली तरंग प्रकाशिकी में अपने कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं? व्यतिकरण आ जाता है अपना, व्यतिकरण आता है, विवर्तन आता है, विवर्तन, और उसके साथ वर्तन नहीं, बर्तन नहीं, बर्तन तो धोने पड़ेंगे तुमको शादी के बाद। ये विवर्तन है, डिफ्रैक्शन कहते हैं इसको। और उसके बाद ध्रुवण। ठीक है, तीन टॉपिक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन, और अपना पहला सवाल यहां से, यस, अरे भाई तरंग प्रकाशिकी का सवाल। पहला सवाल ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। शुरू करें, टच में हो सब लोग? आइए। यह मानिए कि किसी तारे से 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है। उस दूरदर्शक जिससे अभिदृश्यक का, जिससे नहीं, जिसके जिसके अभिदृश्यक का व्यास 2 मीटर है, कि विभेदन सीमा है, कि विभेदन सीमा है। तो देखो बच्चा, दूरदर्शी की, दूरदर्शी जिसे दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में अपन क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा, विभेदन सीमा, बताओ इसका सूत्र क्या होता है? जल्दी अपने कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो, रिवाइज हो जाएगा। जल्दी लिखो कॉपी में, क्या होता है सूत्र? भूल तो नहीं गए हो? सर याद है, याद है, बताओ क्या होता है? तो हम कहेंगे विभेदन सीमा होती है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। डी क्या होता है? अभिदृश्यक का व्यास होता है। डी क्या होता है बेटा? अभिदृश्यक का व्यास। तो वास्तव में ये मान किसका दिया हुआ है? ये कैपिटल डी का मान दिया गया है, और ये हमारे पास लैम्डा का मान है। आंसर आपका आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छा, ये विभेदन सीमा है, लेकिन कभी सवाल में विभेदन क्षमता पूछी जाए तो विभेदन क्षमता विभेदन सीमा की व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? व्युत्क्रम। मतलब विभेदन क्षमता का मान कितना हो जाएगा? डी अपॉन 1.22 लैम्डा। तो मान रख दीजिए बेटा यहां पर, तो 1.22 लैम्डा का मान कितना है? लैम्डा का मान है 600 नैनोमीटर, बोले तो 600 इंटू 10⁻⁻⁹ और इसका मान कितना है? 2 मीटर। इसका मान कितना है बेटा? 2 मीटर है। ठीक है, तो यहां से आप काटा कूटा मचाएंगे, तो काटा कूटा मचाने के बाद देखो आपको कितना मिल जाएगा। ये तो यहां से कट के कितना हो जाएगा? 122 है ना, तो 0.61, तो ये हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख लूं, 6.1 इंटू 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय, इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 10⁻⁷। तो बेसिकली ये नियरली कितना आ गया? 36 इंटू 10⁻⁸। 36 इंटू 10⁻⁸ आ गया। और इसको आप कह सकते हैं नियरली इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो मैच करो, डी दहली आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया? डी दहली। ठीक है, मैं आपको कभी होमवर्क देता हूं, ठीक है, सवालों का, तो मैंने आपको बताया है कि आंसर इधर खोपचे में लिखे रहते हैं। तो मैं आपको होमवर्क दूं, और आप होमवर्क सॉल्व करने के बाद अगर आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आपकी PDF में आपको आंसर लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, खोपचे में। ठीक है, तो आंसर यहां पर आप देख सकते हैं, आंसर क्या है? डी है।
वाई दिस कोलाबरी कोलाबरी डी। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अपना अगला सवाल है, यंग द्विझर्री प्रयोग में यदि कला संबद्ध स्रोतों, कला संबद्ध स्रोत जानते हो कैसे स्रोत होते हैं? वे स्रोत जिनके मध्य कलांतर समय से डिपेंडेंट नहीं होता है, समय पर डिपेंडेंट नहीं होता है, उनको हम कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। या हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसे स्रोत जिनका कलांतर समय से इंडिपेंडेंट होता है, उनको हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, ऑल्दो इस सवाल में इसका कोई उपयोग नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया, हो सकता है अगली साल मतलब इस साल इस टाइप का कोई सवाल पूछ लें कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। अच्छा, तो यंग के द्विझर्री प्रयोग में कला संबंध स्रोत के बीच पृथक्कन मतलब दूरी, आधी तथा पर्दे से कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी? फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपको बताना है। तो देखो, कला संबद्ध स्रोतों के बीच और पर्दे के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? डी कहते हैं। तो यहां पर ये जो पर्दे से कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी है, ये बेसिकली क्या है? इसको अपन कैपिटल डी कहते हैं। और कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी को अपन स्मॉल डी कहते हैं। और उपयोग होने वाली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यदि लैम्बडा हो तो अपन जानते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बीटा बराबर क्या होता है? लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, जहां कैपिटल डी क्या है बच्चा? कैपिटल डी क्या है? पर्दे तथा स्रोत के बीच की दूरी, पर्दे तथा स्रोत के बीच की दूरी। और स्मॉल डी क्या है? दो स्रोतों के मध्य की दूरी या दो स्लिटों के मध्य की दूरी। अब देखो इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इसको कितना कर दिया है? दोगुना कर दिया है। इसको दोगुना कर दिया है मतलब 2d कर दिया है, और इसको आधा कर दिया मतलब d/2 कर दिया है, d/2 कर दिया है। तो बीटा न्यू कितना हो जाएगा बेटा? तो नई फ्रिंज चौड़ाई बराबर हो जाएगी लैम्डा इंटू 2d डिवाइडेड बाय d/2। 2 चला गया ऊपर तो ये हो गया 4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो बेसिकली हो गया 4 बीटा। मुझे आशा है आपको आंसर प्राप्त हो चुका होगा। 4 गुनी आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे कि अभी नई फ्रिंज चौड़ाई पहले से 4 गुनी हो जाएगी। मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अपना अगला सवाल, किसी अंतरा पृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण आईबी का मान होना चाहिए। ब्रूस्टर कोण आईपी का मान क्या होना चाहिए? ठीक है, इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा सवाल है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल जैसा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं जो ब्रूस्टर कोण है इसको अपन लिखते हैं टेन थीटा बी बोला है ना, यस, टेन थीटा आई बी। टेन थीटा नहीं, इसको टेन आई बी लिख लिया। आई बी ब्रूस्टर कोण है, वास्तव में आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण। तो इसको कई बार अपन ऐसे टेन थीटा लिख लेते हैं, यहां पर आई बोला है तो अपन ने आई लिख लिया, और आई बी का मतलब ब्रूस्टर। तो आई बी ब्रूस्टर कोण है, इसका मान होता है म्यू के बराबर। इसका मान किसके बराबर होता है बेटा? म्यू के बराबर। ठीक है, ब्रूस्टर के नियम में आपने पढ़ा होगा, इसी को अपन ब्रूस्टर का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मित्रों? ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर, ईस्टर नहीं, ब्रूस्टर का नियम। तो अब देखो बच्चा, जो म्यू है, म्यू का मिनिमम मान कितना हो सकता है? म्यू का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। और म्यू का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? तो म्यू का मैक्सिमम मान, अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो बहुत सघन है, कितना है? बहुत सघन है, तो म्यू का मैक्सिमम मान जा सकता है अनंत के तरफ। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां से कि अगर हम म्यू का न्यूनतम मान लेते हैं तो आई का भी आपको न्यूनतम मान मिलेगा। तो 10 आई ब्रूस्टर, इसका अगर हम न्यूनतम मान लिखें मिनिमम, तो ये किसके बराबर होगा? म्यू के न्यूनतम मान के जो कितना होता है 1। अब हमें पता है कि 10 आई बी मतलब 10 है और उसका कोण कितना है? आई बी है। इसका मान कितना है? 1 है। इसका मतलब हुआ बेटा आई बी का मान कितना हो गया? आई बी का मान हो गया 45 डिग्री। आई बी का मान कितना हो गया? 45 डिग्री, बरोबर। और हम ऐसा भी कह सकते हैं 10, ठीक है, 10 आई बी का मैक्सिमम मान,
आई बी का मैक्सिमम मान, इसका मैक्सिमम मान। तो इसका मैक्सिमम मान कहाँ टेंड कर सकता है? अनंत को। अब टेन थीटा का मान अनंत कब होता है? तो हम कहेंगे जब थीटा, यहां पर कोण कितना है, थीटा मतलब कोण, कोण आई बी है, इसका मान कितना कहाँ हो जाए, कितना हो जाए 90 डिग्री, इसका मान कितना हो जाए 90 डिग्री। बरोबर बरोबर, ठीक है। तो अब देखो म्यू का न्यूनतम मान 1, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो अपना जो आई बी है, आई बी, इसका मान 45 से 90 के बीच में होना चाहिए, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। 45 नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, क्योंकि 45 कब होगा? जब म्यू बराबर कितना हो जाए 1, और म्यू बराबर अगर 1 हो गया तो माध्यम क्या हो गया? निर्वात, निर्वात, ठीक है। तो निर्वात में तो अपन ब्रूस्टर का नियम अपन कब लगाते हैं? जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, और इस प्रकार जाती है कि अपवर्तित और परावर्तित किरण के बीच में, अपवर्तित और परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तब अपन इसको ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, बरोबर ऐसा। तो आंसर 45 से 90, आप इसको ऐसा लिखना चाहो टेक्निकली करेक्ट तरीके से, तो 45 डिग्री लेस देन आईवी, आईवी लेस देन 90 डिग्री, इक्वलिटी नहीं आएगी। बी बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए अब अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए अपना एक प्रश्न है, किसी द्विझिर्री प्रयोग में जब 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उपयोग किया गया तो 1 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर बने निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई इतनी पाई गई है। निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई कितनी है? 0.2 डिग्री पाई गई है। यदि समस्त उपकरण को जल में डुबो दिया जाए तो पहले निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी? पहले निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो देखो अपन जानते हैं कि लैम्डा किसी माध्यम में, लैम्डा किसी माध्यम में बराबर होता है लैम्डा वैक्यूम का, वैक्यूम का लिख लो या हवा का लिख लो, कुछ भी लिख लो, एयर अपॉन म्यू, अपॉन म्यू। म्यू किसका बेटा? माध्यम का। मतलब लैम्डा किस में? माध्यम में। ये 1/म्यू गुना हो जाता है किसके? लैम्डा एयर के, लैम्डा एयर के, ठीक है। ये रिलेशन अपन जानते हैं। नहीं जानते हो तो बेटा मैंने लिख दिया है, इसको आपको याद रखना है तो आपका समय बचेगा, ठीक है। अब सवाल में क्या कहा जाता है? कोणीय चौड़ाई की बात की जाती है। तो कोणीय चौड़ाई अपन जानते हैं, कोणीय चौड़ाई किसकी? प्रथम उच्चिष्ट की, पहले निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई पर्दे पर स्थित यंग द्विझिल्ली प्रयोग है, यंग द्विझिल्ली प्रयोग है। 400 नैनोमीटर का तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उपयोग किया जाता है। तो 1 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर बने निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई इतनी पाई गई है, ठीक है। तो अपन को क्या बताना है? उपकरण को अगर जल में डुबो देंगे तो कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो देखो बेटा जो कोणीय चौड़ाई है, ठीक है, वो समानुपाती होती है किसके? लैम्डा के। कोणीय जो चौड़ाई है वो समानुपाती होती है किसके? लैम्डा के समानुपाती होती है, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई अपन ऐसे लिख देते हैं थीटा किसमें? एयर में, थीटा एयर में। ये समानुपाती हो जाएगा किसका? लैम्डा एयर का। और अगर अपन थीटा लिखना चाहें किसका? मीडियम में, तो ये समानुपाती हो जाएगा किसके? लैम्डा मीडियम के, लैम्डा मीडियम के। अब अपन क्या करते हैं? इन दोनों का भागाकार कर देते हैं, इन दोनों का भागाकार कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? थीटा एयर अपॉन थीटा मीडियम, ये समान बराबर हो जाएगा किसके? लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम के। इसका मान कितना दिया गया? 0.2 डिग्री दिया गया है। थीटा मीडियम में हमको निकालना है, मीडियम क्या है? जल। और लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा, इसका मान तो लैम्डा एयर, और इसको अपन लिख सकते हैं लैम्डा एयर अपॉन म्यू। तो लैम्डा एयर कट गया तो ये कितना आ गया बेटा? म्यू आ गया। तो यहां से थीटा एम इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.2 डिग्री अपॉन म्यू। और यहां से अपन कहें म्यू का मान रख दें तो 0.2
2 डिग्री अपॉन 4/3 अपॉन 4/3। तो ये 3 दूनी 6, तो 0.6 अपॉन 4 डिग्री में आएगा मित्रों, 0.6 अपॉन 4 डिग्री में आएगा। और यहां से अपन काटा कूटा मचाएंगे तो 0.15 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। कैसा सवाल है बेटा? बिल्कुल सिंपल सवाल है। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया? सी ऑप्शन। अच्छा, अब हो सकता है कि किसी को ये नहीं पता हो कि कोणीय चौड़ाई लैम्डा के समानुपाती कैसे हो गई। कोणीय चौड़ाई लैम्डा के समानुपाती कैसे हो गई? तो देखो, अपन फ्रिंज चौड़ाई जानते हैं ना, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? ये इसको अपन बीटा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? दो क्रमागत उच्चिष्ट या दो क्रमागत निम्निष्ट के बीच की चौड़ाई। दो क्रमागत निम्निष्ट या दो क्रमागत उच्चिष्टों के बीच की चौड़ाई। ठीक है, इसको अपन फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अब हम कहें कि कोई भी, मान लीजिए अपन कहें कौन सी वाली, दीप्त अदीप्त, क्या नाम दे रहे हैं, निम्निष्ट या उच्चिष्ट। तो हम कहें एक दीप्त फ्रिंज की बात करें अपन, दीप्त एक 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 दीप्त या एक अदीप्त। अदीप्त का मतलब हो गया निम्निष्ट, दीप्त का मतलब हो गया उच्चिष्ट। एक दीप्त या एक अदीप्त की चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई? चौड़ाई हो जाएगी बेटा बीटा अपॉन 2। बीटा अपॉन 2 बोले तो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। ठीक है, ये चौड़ाई है। ठीक है, अब हमें कोणीय चौड़ाई लिखना है। तो देखो, मान लीजिए ये अपनी एक अदीप्त फ्रिंज है। ये कौन सी फ्रिंज है बेटा? ये अपनी एक अदीप्त फ्रिंज है। अदीप्त फ्रिंज है, इसकी अदीप्त है, इसकी चौड़ाई कितनी है? बीटा बाय 2। क्योंकि एक दीप्त और एक अदीप्त मिलके एक फ्रिंज बनता है। एक दीप्त और एक अदीप्त मिलके क्या बनता है? एक फ्रिंज बनता है। तो यहां पर मैं एक काम कर रिया हूं। क्या काम कर रही है? अगर हमें इसकी कोणीय चौड़ाई निकालनी है, क्या निकालनी है? कोणीय चौड़ाई। तो कैसे निकालोगे? इस तरीके से, कुछ तो लोग कहेंगे। कोणीय चौड़ाई इस तरीके से अपन निकालेंगे। मान लीजिए ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी है कैपिटल डी। ठीक है, ये यहां पर अपनी स्लिट्स होती हैं, याद करो क्या होती है? स्लिट। स्लिट मतलब दो प्रकाश के स्रोत, S1 S2, S1 और दूसरा S2। ये अपने दो स्रोत होते हैं। ये अपने दो स्रोत होते थे बेटा। इस कोण को अपन कह रहे हैं कि ये अदीप्त फ्रिंज है, तो अदीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई ये थीटा। अदीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई या निम्निष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर आप लिख लेंगे, थीटा बराबर कितना हो गया? बीटा अपॉन 2 बटे डी। बीटा अपॉन 2 बटे डी। बीटा अपॉन 2 बटे डी। ठीक है, यहां से देखो, बीटा अपॉन 2 बटे डी। क्योंकि ये कोण है तो कोण बराबर क्या हुआ? चाप। ये एक तरीके से आप चाप मान लो बीटा अपॉन 2 को। तो चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या कितनी है? डी है। तो यहां से आप देख सकते हैं इसका मान, ये लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2D अपॉन 2D। ये तो बीटा बाय 2 का मान हो गया, अपॉन डी हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है? डी से डी कैंसिल आउट हो गया, ये लैम्डा अपॉन 2D। लैम्डा अपॉन 2D। ये एक फ्रिंज नहीं, ये दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है। ये दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है। ठीक है, अगर हमें निकालना होता, मान लीजिए हमें निकालना होता एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, एक फ्रिंज की, अच्छा ये फ्रिंज का स्पेलिंग मैं क्या लिख दिया इधर? एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई अगर हमें ज्ञात करनी होती तो, ये फ्रिंज है, फ्रिंज। एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, याद रखना मित्रों। तो एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाती?
तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, बीटा, बीटा बटे डी, बीटा बटे डी। देखो ये एक दीप्त या एक अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, एक दीप्त या एक अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, या हम कहें आधी फ्रिंज की चौड़ाई, आधी फ्रिंज की चौड़ाई। तो आधी फ्रिंज की चौड़ाई भाई ये है, ये है। तो पूरी फ्रिंज की चौड़ाई क्या रही, ये रही, ये रही। तो इस केस में इधर ये बीटा बटे डी हो जाता, बीटा बटे डी, क्योंकि पूरी फ्रिंज के लिए, पूरी फ्रिंज के लिए ये कितना होता, बीटा होता, बीटा। तो बीटा बटे डी, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर अपन एक कौड़ी फ्रिंज चौड़ाई, कौड़ी फ्रिंज चौड़ाई थीटा कह दो या थीटा नॉट कह देते हैं। तो बीटा का मान लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, यो गया। तो ऑल्दो ये पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने रिवाइज करा दिया, आपको याद आ जाए ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपना आंसर तो यहीं आ गया था, आंसर कहाँ आ गया था, इधर ही आ गया था, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है जो कौड़ीय चौड़ाई है वो लैम्डा के समानुपाती है, यहाँ भी देख लो। कौड़ीय चौड़ाई थीटा नॉट समानुपाती है किसके, लैम्डा के। या यहाँ पर आधी फ्रिंज की कौड़ीय चौड़ाई देख लो, यहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि थीटा है वो समानुपाती है किसके, लैम्डा के। समझ रहे हो मित्रों, ऐसा। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अपन, आइए ध्यान समझना। अपवर्तनांक म्यू वाले पदार्थ के किसी समतल पृष्ठ पर कोई अध्रुवित प्रकाश वायु से आपतन करता है, किसी विशेष आपतन कोण आई पर यह पाया गया है कि परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब ये ब्रूस्टर का नियम है। ये किसका नियम है, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर के नियम में यही होता है, थोड़ी देर पहले भी अपन ने चर्चा की थी, ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर के नियम में क्या होता है, ध्यान समझना। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुन लो। ब्रूस्टर के नियम में होता है ऐसा है, मान लीजिए ये अपना एक माध्यम की सीमा है, ऊपर मान लीजिए एयर है, ऊपर क्या है, एयर, और नीचे कोई कौन सा माध्यम है, कोई पदार्थ है, नीचे कोई अलग माध्यम है, मैंने मीडियम लिख दिया, मीडियम, ठीक है। अब यहां पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है और प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होती है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होती है, एक प्रकाश किरण आपतित हुई, ठीक है। तो जब भी आपतन होता है तो इसका कुछ ना कुछ भाग परावर्तित भी होता है, परावर्तित भी होता है। तो इधर ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है, और यहां पर ये अपवर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है बेटा, अपवर्तित किरण। तो ब्रूस्टर के नियम में अपन ने सीखा है कि जो आपतित प्रकाश है ये कैसा है, अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश का मतलब इसमें एरो वाले कंपोनेंट भी होंगे और डॉट वाले कंपोनेंट भी होंगे, एरो वाले कंपोनेंट भी होंगे और डॉट वाले कंपोनेंट भी होंगे। लेकिन अपन जानते हैं कि प्रकाश किरण आई और ये इस प्रकार से यहां पर अपवर्तन और परावर्तन हुआ कि इनके मध्य कोण कितना हो जाए 90 डिग्री। इनके मध्य कोण हो जाए 90 डिग्री। किनके मध्य, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के मध्य। तो बेटा जो परावर्तित किरण है, ध्यान सुनना ये बात है, जो परावर्तित किरण है इसमें सिर्फ डॉट कंपोनेंट होते हैं। इसमें सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचते हैं बेटा, डॉट वाले, और सिर्फ डॉट वाले कंपोनेंट बचे हैं। इसका मतलब ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश किरण है, ये कैसी है, ध्रुवित है, ध्रुवित प्रकाश किरण है। और इसमें जो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट किसके होते हैं, विद्युत क्षेत्र के। जो विद्युत क्षेत्र सदिश हैं वो इस तल के लंबवत कंपन करते हैं। डॉट का मतलब होता है इस तल के लंबवत कंपन हो रहा है। कंपन कहां हो रहा है, इस तल के लंबवत हो रहा है। और एरो का मतलब इस तल में ही कंपन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करें, ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करें, अपने आप आंसर आएगा। आंसर खुद चीख चीख के, चिल्लियां मार मार के बोलेगा कि हम हैं आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। आई बराबर ऐसा, और ऐसा कोई नियम नहीं होता ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम में अपन क्या लिखते हैं, 10 आई ब्रूस्टर इज इक्वल टू म्यू, थोड़ी देर पहले भी बताया था। और यहां पर आप आई बी का मान लिखना चाहें तो आई बी का मान, या ब्रूस्टर कौन है उसका मान कितना हो जाता है, 10
इनवर्स म्यू होता है, tan इनवर्स म्यू। तो ये भी गलत हो गया, ये तो महा गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि tan इनवर्स 1/म्यू नहीं, tan इनवर्स म्यू होता है। ठीक है, अब इन दो ऑप्शंस की चर्चा करते हैं। परावर्तित प्रकाश ध्रुवित होता है, बिल्कुल सही बात, परावर्तित, ये परावर्तित प्रकाश सही ध्रुवित होता है और इसका विद्युत सदिश आपतन तल के लंबवत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सवाल कि इसका विद्युत सदिश आपतन तल के लंबवत, मतलब मैंने बोला था इसमें डॉट कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ डॉट का मतलब आपतन तल, इस तल के लंबवत कंपन होते हैं डॉट वाले। ठीक है, यहां पर जो अपवर्तित प्रकाश किरण है ये आंशिक ध्रुवित होती है। कैसी होती है? आंशिक ध्रुवित। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है और ये वाला गलत हो गया फिर। ठीक है, इसमें परावर्तित प्रकाश ध्रुवित है, ये तो सही है, लेकिन इसका विद्युत सदिश आपतन तल के समांतर है। नहीं, आपतन तल के समांतर कौन से घटक होते हैं बेटा? एरो वाले, एरो वाले। तो जो परावर्तित किरण है उसमें एरो वाले कंपोनेंट नहीं होते हैं, डॉट वाले कंपोनेंट होते हैं। और डॉट का मतलब क्या? कंपन इस तल के लंबवत हो रहा है, ये कहानी है। समझ गए बात को? सर समझ गए। अब तो आगे बढ़िए। अगला सवाल, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच पृथक्कन d बराबर 2 mm है तथा झिर्री के पर्दे से बीच की दूरी कैपिटल D बराबर 100 सेंटीमीटर रखते हुए तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर इतने के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यह पाया गया है कि फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई इतनी है। फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई याद करो, थीटा, थीटा नॉट का था, ये क्या था? लैम्डा अपॉन d था। याद आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज होती है, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई महत्वपूर्ण चीज होती है, इसलिए मैंने उस पन्ने पर आपको बता दी थी डिटेल में कि फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे आपको ये सूत्र याद रखना है, ये सूत्र याद रखना है, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है। ठीक है, और फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, हाँ ठीक है, यहां तक बात हो गई, इसका मान आपको दिया गया है। अब देखो अगली कहानी, तब उन्हीं लैम्डा और डी के लिए फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई को बढ़ाकर इतना करने के लिए झिर्रियों के बीच का पृथक्कन कितना करना होगा? झिर्रियों के बीच का पृथक्कन कितना करना होगा? तो अब देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना कि फिर ये अपन को सूत्र पता है, तो थीटा नॉट बराबर कितना? लैम्डा बटे डी है। लैम्डा का मान को चेंज नहीं किया है, लैम्डा के मान को कांस्टेंट रखा है। कैसे रखा है? कांस्टेंट रखा है भाई लैम्डा के मान को। तो अपन को यहां से पता चल गया जो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके? स्मॉल डी के, झिर्रियों के बीच की दूरी के, झिर्रियों के बीच की दूरी के। तो अब देखो, बस अपना आंसर आने वाला है, अपना आंसर आने वाला है। तो पहले केस के लिए हम कोणीय फ्रिंज चौड़ाई थीटा नॉट 1 बोले, दूसरे केस के लिए कोणीय चौड़ाई थीटा नॉट 2 बोले। ठीक है, ये डी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके? D2 अपॉन D1 के। व्युत्क्रमानुपाती है ना भाई, तो थीटा व्युत्क्रमानुपाती डी के है, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1, ऐसा। हाँ, अब तो मान रख दो भाई, मान अगले पन्ने पर रख लेते हैं। इसका मान इतना दिया हुआ है, लैम्डा की हमें जरूरत ना है, और इसका मान कितना है? 2 mm है D1 का। तो थीटा का मान 0.2 डिग्री और 2 है, तो कितना है? 0.20 डिग्री है। ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, अपॉन दूसरे केस के लिए हमको ये ज्ञात करना है, इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 का मान कितना है? 2 mm है। कितना है? 2 mm। तो यहां से अच्छा, और किसका 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 मान? अच्छा, थीटा 2 का मान भी आपको दिया गया भाई, इसका मान कितना दिया है? 0.21 डिग्री। ठीक है, अब इसको अपन काटा कूटा मचा दें, तो बेसिकली D2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 इंटू 20 अपॉन 21 mm, मतलब 2 से थोड़ा सा कम आएगा। मान कितना आएगा? 2 से थोड़ा सा कम mm। तो 2 से थोड़ा सा कम mm कौन सा आंसर है? ये वाला होगा। भाग दे के देख लेना भाई, भाग दे के देख लेना। अब भाग देना आपको आता है भाई, भाग देना आता है, भाग दे के देखना कितना आया। ठीक है, ऑल्दो मैं फिर से कहूंगा कि आंसर यहां पर लिखा हुआ है, एक बार आप चाहो तो चेक कर लो, वही है ना, बी बॉम्बे। यस, ठीक है, भाग दे ले तो है ना भाई, भाग देना आप आता है आपको 1.9 mm।
20/21 करना, आंसर मिल जाएगा। इस सवाल का तो आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। 17 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। बता दो बता दो, दिल नसी जल्दी बता दो। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ1 बराबर 4000 एंगस्ट्रॉन्ग है, λ2 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉन्ग के लिए प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमताओं का अनुपात, विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। देखो मुझे पूरा भरोसा है, आप सूत्र भूल गए होंगे, मुझे थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बोरियां भर भर को भरोसा है, बोरियां भर भर के भरोसा है कि आप सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र भूल गए होंगे। अगर नहीं भूले हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कमेंट सेक्शन में लिखने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो, फिर मैच करना। तो देखो ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप, इसकी विभेदन सीमा, माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप, माइक्रो स्कोप की विभेदन सीमा, विभेदन सीमा, देखो दो ही चीजें तो होती हैं, एक माइक्रोस्कोप होता है, एक टेलीस्कोप होता है। विभेदन सीमा का मान कितना होता है, तो ये होता है 1.22 लैम्डा अपॉन 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, 2 म्यू साइन थीटा। इसको अपन क्या कहते हैं, म्यू साइन थीटा को क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर, संख्यात्मक द्वारक कहते हैं इसको, म्यू साइन थीटा को संख्यात्मक द्वारक बोलते हैं, संख्यात्मक द्वारक, ठीक है। म्यू साइन थीटा को न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं। तो ये तो विभेदन सीमा है। अब अपन बात करें विभेदन क्षमता की, विभेदन क्षमता, अच्छे से लिखो अमित यार, अपनी कॉपी समझ के, अच्छा अपनी कॉपी समझ के लिखें। आओ सर, ज्यादा पतला पेन हो गया भाई। तो विभेदन क्षमता ये बराबर होती 1/विभेदन सीमा, 1/विभेदन सीमा। तो अपना सवाल तो बहुत सीमी नहीं भाई, सीमा, सीमा को नहीं जानते तुम, ठीक है। तो देखो अपन यहां से देख सकते हैं कि जो विभेदन सीमा है, विभेदन सीमा है समानुपाती है लैम्डा के, समानुपाती है लैम्डा के। तो विभेदन क्षमता जिसे अंग्रेजी में रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा लैम्डा के, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा लैम्डा के। सुन लो, विभेदन सीमा समानुपाती है लैम्डा के और विभेदन क्षमता उल्टा होता है विभेदन सीमा के। तो रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमता लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब लैम्डा के मान दिए गए हैं, आपको इनका अनुपात चाहिए, तो आपको आंसर दिख गया होगा कि रिजॉल्विंग पावर केस 1 का अपॉन रिजॉल्विंग पावर केस 2 का इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1 इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉन्ग अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉन्ग। काटा कूटा मचा दो, आंसर दिख गया होगा, है ना। हो इसके तेरा तड़ पाए, ये आंसर हो गया मित्रों। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में पहले वायु और फिर अन्य माध्यम में किया जाता है। यह पाया जाता है कि माध्यम में 8वीं दीप्त फ्रिंज, वायु में 5वीं अदीप्त फ्रिंज एक ही स्थान पर बनते हैं, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक लगभग होगा, ठीक है। तो 8वीं दीप्त फ्रिंज का मतलब क्या हुआ भाई, ठीक है। तो आप यहां से देखो कहानी क्या है, ये तो अपने बीच की रेखा है, ठीक है, और ये अपना मध्य बिंदु हो गया,
ये क्या हो गया मित्रों, मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु हो गया। अब मान लीजिए यहां पर बन रही है आठवीं मैक्सिमा, आठवां मैक्सिमा दीप्त फ्रिंज, किसमें, वायु में। नहीं वायु में नहीं, माध्यम में। किसमें, माध्यम में, माध्यम में। तो बच्चों यहां पर ही क्या बन रहा है, यहां पर भी बन रहा है फिफ्थ मिनिमा, फिफ्थ मिनिमा। और फिफ्थ मिनिमा किस में बन रहा है, फिफ्थ मिनिमा बन रहा है एयर में। फिफ्थ मिनिमा किस में बन रहा है, एयर में। इसको अपन बोलते थे बेटा एक्स, इसको अपन क्या कहते थे बेटा, एक्स कहते थे कि नहीं कहते थे, एक्स। तो देखो एक्स का मान, एक्स का मान क्या होता था, तो एक्स का मान मैक्सिमा के लिए अपन लिखते थे एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। और मिनिमा के लिए अपन क्या कहते थे, एक्स का मान किसके लिए बेटा, मिनिमा के लिए, मिनिमा के ये होता था 2n-1, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये एक्स अपॉन 2 भी आता था यहां पर, अपॉन 2, इस तरीके से याद करो, याद करो। एक्स का मान, एक्स का मान मैक्सिमा के लिए इतना होता है और मिनिमा के लिए इतना होता है, ठीक है। एन का मान अपन 1 रखेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, पहले मिनिमा की स्थिति मिल जाएगी, है ना। यहां पर हम एन का मान 1 रखेंगे मैक्सिमा वाले में, ध्यान देना, मैक्सिमम वाले में रखेंगे तो मैक्सिमा की स्थिति मिलेगी, मिनिमा वाले में रखेंगे तो मिनिमा की स्थिति मिलेगी आपको। तो चलिए पहले तो अपन निकाल लेते हैं किसकी, एयर में फिफ्थ मिनिमा की स्थिति। तो अपन को निकालना है एक्स किसका, एक्स किसका, फिफ्थ मिनिमा, पांचवा अदीप्त फ्रिंज, पांचवा अदीप्त फ्रिंज। और किस में है ये अदीप्त फ्रिंज, पांचवी किस में, एयर में है। तो एन का मान कितना रखोगे, 5, तो 2n, एन की जगह लिखोगे 5 -1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, नीचे 2 आता है, बरोबर, ऐसा कहानी, ठीक है। तो इसका मान अगर अपन निकालना चाहें तो ये कितना आ गया, 9 लैम्डा डी अपॉन 2d, 9 लैम्डा डी अपॉन 2d। और साथ ही साथ मित्रों, साथियों, दोस्तों, पापियों, अधर्मियों, हाँ बिल्कुल, रावणों, रावणों, आओ इधर ध्यान दो। अपन निकालते हैं एक्स एट्थ, एट्थ बताओ क्या, मैक्सिमा। और ये किस में है, मीडियम में है, किसी माध्यम में है, मीडियम में है। तो इसका मान एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए एक्स का मान कितना होता है, तो एन, एन का मान कितना है 8, 8वां मैक्सिमा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, अपॉन स्मॉल डी। अब ध्यान देना यहां पर अपन लिख रहे हैं एयर, तो ये लैम्डा किसका होगा भाई, लैम्डा एयर का होगा। मैं यहां पर भी लैम्डा अलग अलग हैं दोनों जगह, यहां पर आप क्या लिखोगे, लैम्डा एयर इंटू कैपिटल डी, तो लैम्डा एयर इंटू कैपिटल डी। और यहां पर लैम्डा किसके लिए होगा मित्रों, लैम्डा मीडियम का, क्योंकि मीडियम में हो रहा है, माध्यम में है ना, तो लैम्डा मीडियम का, अरे भाई मीडियम लिखना नहीं आया, इंटू कैपिटल डी। अब कहा जाता है कि एक ही जगह बन रहे हैं, ये कहां पर बन रहे हैं, माध्यम में 8वीं दीप्त फ्रिंज, वायु में 5वीं अदीप्त फ्रिंज, एक ही जगह पर बनते हैं, मतलब एक्स का मान बराबर है, एक ही जगह बन रहे हैं, तो दोनों के लिए एक्स का मान कैसा हो गया, सेम। दोनों की जगह, दोनों के लिए एक्स का मान कैसा हो गया, सेम। तो अपन दोनों के लिए जो अपन ने एक्स निकालने हैं, 5वां मिनिमा एयर में और 8वां मैक्सिमा मीडियम में, इन दोनों को अपन कर देंगे क्या, बराबर। आओ बराबर करें इनको। तो देखो लैम्डा एयर 9 कैपिटल डी अपॉन 2d इज इक्वल टू 8। लैम्डा मीडियम की जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एयर अपॉन म्यू, मैंने बोला था इसको याद रखना, इनटू डी अपॉन स्मॉल डी। अब मचा दो काटा कूटा। देखो मैंने क्या किया, लैम्डा अपन जानते हैं बचपन से कि जो लैम्डा मीडियम होता है वो लैम्डा एयर अपॉन म्यू होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो डी
लैम्डा एयर, डी लैम्डा एयर, डी डी, ये कैंसिल आउट हो गया है मित्रों। अब यहां से म्यू, म्यू का मान कितना आया, तो इधर अपन गुणा करें तो 9 म्यू बराबर अपन को क्या मिलेगा अंततः यहां से, दैट 9 म्यू इज इक्वल टू 16, तो म्यू इज इक्वल टू 16 अपॉन 9, म्यू इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। तो देख लो मित्रों, ऐसा कोई ऑप्शन है 16 अपॉन 9, 16 अपॉन 9 ही है, अपन ने सही सॉल्व किया है ना। मतलब ये देख लो कोई चीज छोड़ी तो नहीं है, 8 दूनी 16 और धरो 16 अपॉन 9, तो इसको भाग दोगे, तो इसको भाग दे दोगे तो 1.78 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 18 होता तो कितना आता, 2 आता, तो 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 से थोड़ा सा कम, यही 1.78, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। भाग दे लेना, भाग देने में आप एक्सपर्ट हो, भाग देना आपको आता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, अगला सवाल किस पर आधारित है मित्रों, अगला सवाल है किस पर आधारित, ध्रुवण पर, ध्रुवण पर। ठीक है, तो दो पोलराइड P1 तथा P2 को इस प्रकार रखा गया है कि इनकी अक्ष आपस में लंबवत हैं, इनकी अक्ष आपस में लंबवत हैं। तो एक ध्रुवक हमने कहा P1 और दूसरा ध्रुवक यहाँ पर है बेटा P2, और इनको इस प्रकार से रखा गया है कि इनकी अक्षें एक दूसरे से लंबवत हैं। मतलब P1 मान लीजिए ऐसा रखा हुआ है, एक ध्रुवक ऐसा रखा हुआ है, तो दूसरा ध्रुवक कैसे रखा हुआ है बेटा, ऐसे, इनकी अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं, ऐसे, ये दूसरे की अक्ष x दिशा में और इसकी अक्ष कहाँ है, y दिशा में। ठीक है, चलिए अब देखो P1 पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 है। अब यहां पर अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। ठीक है, और इसकी तीव्रता है I0। तो बेटा पता होना चाहिए कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी एक पोलराइजर से गुजरता है, एक ध्रुवक से गुजरता है, तो जो परिणामी तीव्रता यहां पर बचती है वो आधी बचती है, आधी रह जाती है। अपन ने क्लास में इसको सीखा होगा, डेफिनेटली सीखा होगा। ठीक है, अब P1 और P2 के बीच एक अन्य पोलराइड P3 को इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी अक्ष P1 से 45 डिग्री का कोण बना रही है। अब बेटा यहां पर अपन एक और ध्रुवक लेके आए हैं और उसको इस तरीके से रखा है कि इसकी जो अक्ष है वो कितना कोण बना रही है मित्रों, इसकी जो अक्ष है वो 45 डिग्री का कोण बना रही है। ये कोण कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखो कि यहां से तीव्रता जो भी आई, मान लीजिए इस तीव्रता को हम मान लेते हैं I, इस तीव्रता को हमने मान लिया I, तो यहां पर अगर तीव्रता I है और मान लीजिए ये कोण थीटा होता, ये कोण क्या होता, थीटा, तो यहां पर अपन को जो तीव्रता मिलती है, याद करो मेलस लॉ, कौन सा नियम, मेलस लॉ, कि यहां पर आपको जो तीव्रता मिलती है I डैश मान लेते हैं, यहां पर आपको जो तीव्रता मिली इसको हम कह दे रहे हैं I डैश, तो I डैश का मान होता है I क्या है, इस ध्रुवक पर आपतित तीव्रता। तो इस ध्रुवक पर, अरे भाई ये बीच वाला ध्रुवक, बीच वाले ध्रुवक पर कितनी तीव्रता आ रही है I, तो यहां पर तीव्रता कितनी है, I है I, तो इससे निकलने वाली तीव्रता I डैश हम जानते हैं, तो I डैश बराबर होता है I cos स्क्वायर थीटा, I cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो I डैश का मान कितना हो गया भाई, I डैश का मान कितना हो गया, ठीक है, तो I डैश का मान हो गया, I डैश इज इक्वल टू I का मान कितना है, I0 अपॉन 2 है, वास्तव में I का मान कितना है, I0 अपॉन 2 है, और ये कितना है, cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री, और cos स्क्वायर 45 का मान 1/2 हो गया। तो ये I डैश का मान यहां से कितना आ गया, ये I0 अपॉन 4 आ गया, I0 अपॉन 4, मतलब यहां पर तीव्रता कितनी आ गई है, I0 अपॉन 4, I0 अपॉन 4। अब देखो इन दोनों के मध्य अपन देखें, यहां पर जो तीव्रता आई है I डैश, तो यहां पर जो तीव्रता गुजर रही है इसको हम मान लेते हैं मित्रों, इस तीव्रता को हम मान लेते हैं कितना, यहां पर जो तीव्रता है इसको हम I डबल डैश मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, I डबल डैश। तो देखो इससे गुजरने वाली तीव्रता कितनी है, I डबल डैश, और इस ध्रुवक पर आपतित तीव्रता कितनी है, इस पर I डैश है, इस पर कितनी तीव्रता आ रही है, I डैश, तो ये होगा I डैश cos
स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थीटा का मान तो 45 ही होगा ना भाई। देखो, क्योंकि इन दोनों के मध्य, इसके P1 और P2 के इनके मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री है। इनके मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इनके मध्य कोण 90 डिग्री है और इनके मध्य कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो इनके मध्य भी कोण कितना हो गया भाई, इनके मध्य भी कोण कितना हो गया, 45 डिग्री हुआ। कितना हुआ, 45 डिग्री। तो जो आई डबल डैश है, आई डबल डैश हो जाएगा आई डैश। आई डैश का मान कितना है, आई नॉट अपॉन 4 है। और कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो आई डबल डैश का मान कितना हो गया, कॉस स्क्वायर 45 बोले आई नॉट अपॉन 8 हो गया। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 है, जिसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ये अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल आईआईटी में भी कई बार पूछा जा चुका है ना, अच्छे सवालों में काउंट होता है। तो सी ऑप्शन इज द आंसर, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखो ध्यान से समझना। प्रकाश के दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात n है। इसके अध्यारोपण से प्राप्त व्यतिकरण पैटर्न में अनुपात आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन का मान होगा। इसका मान निकालना है आपको, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। कुछ तो लोग कहेंगे क्यों, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम इधर ध्यान देते रहना। तो दो प्रकाश के कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात इतना है, मतलब I1 अपॉन I2 का मान हम बात करें तो आपको n दिया गया है। कितना दिया गया है, n। और अगर हम बात करें आई मैक्स अपॉन आई मिन लिखने की, आई मैक्स अपॉन आई मिन, आई मिनिमम, तो बच्चों ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि आई मैक्स अपॉन आई मिन का मान अपन ऐसे लिख लेते हैं, क्या, I1 प्लस I2 बटे रूट के अंदर I1 माइनस रूट के अंदर I2, ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये आई मैक्स अपॉन आई मिन का मान होता है मित्रों, आई मैक्स अपॉन आई मिन का मान होता है। अब इसमें से अगर मैं I2 कॉमन ले लूं, I2 कॉमन ले लूं, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, आई मिनिमम कितना बचेगा, I2 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचा रूट के अंदर I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 प्लस 1, और इधर बचेगा रूट के अंदर I1 अपॉन I2 माइनस 1, इसका स्क्वायर। इस वजह से बेटा मैंने कुछ नहीं किया, इधर से भी I2 कॉमन लिया है, तो इधर से I2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा 1, और इधर I1 अपॉन I2 रूट के अंदर, रूट के अंदर रूट लगाया ना, और इधर से I2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 1, और इधर रूट के अंदर I1 अपॉन I2 बचेगा। ठीक है, बस ऐसा। और फिर इधर भी I2 ऊपर भी कॉमन लिया, I2 नीचे भी कॉमन लिया, तो I2 कट जाएगा, I2 कट जाएगा। तो चलिए अब अपन इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका मान आपको इतना दिया है, आप रूट लगा दो चाहो तो दोनों साइड, दोनों साइड चाहो तो रूट लगा दो, इधर भी रूट लगा दो, तो इसका मान रूट n हो जाएगा। तो रूट I1 अपॉन I2 का मान कितना हो गया, रूट n हो गया। क्या हो गया, रूट n। तो इसका मान अपन को मिल चुका है। ठीक है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन, इसका मान मैं अलग से लिखूं, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, इसका मान हो गया मित्रों, तो ये रूट n प्लस 1 अपॉन रूट n माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। देख लो, देख लो, है ना। आपको ये तो दिया था ना I1 अपॉन I2 का मान, ये n दिया था, मैंने क्या किया, दोनों साइड रूट ले लिया, बस खत्म, और तो कुछ किया इच्छा नहीं है मैंने। अब आपको मान किसका चाहिए, आपको मान इसका चाहिए, तो इसको लेके खेलने चलते हैं अपन, थोड़ा सा इसके साथ खेलते हैं अपन, खेलना शुरू करें इसके साथ। तो आपको जो मान ज्ञात करना है, अला तुमने कहाँ पेज ऐड कर दिया अमित पापी आदमी। आपको जो मान चाहिए वो चाहिए, किसका मान आपको ज्ञात करना है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिनिमम,
माइनस आई मिनिमम। अब इसमें से देखो आई मिनिमम मैं ऊपर से भी कॉमन लेता हूं, नीचे से भी कॉमन लेता हूं, दोनों जगह से कॉमन ले रहा हूं आई मैक्स और आई मिन। तो इधर बचेगा आई मिन बाहर आ गया और इधर बचा है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम माइनस वन। और नीचे से भी अपन ने क्या किया, आई मिनिमम को बेटा कॉमन लिया है, तो ये आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम प्लस वन बचा है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया आई मिन। अब देखो आई मैक्स अपॉन आई मिन, इसका मान हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है, तो ये है रूट एन प्लस वन अपॉन रूट एन माइनस वन, इसका होल स्क्वायर माइनस वन। और इधर बटे में क्या है, बटे में रूट एन प्लस वन अपॉन रूट एन माइनस वन, इसका होल स्क्वायर, उधर प्लस वन है, इधर क्या है मित्रों, प्लस वन है। ठीक है, अब चलिए इसको अपन और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगले पेज पर तो देखो यहां रूट एन माइनस वन का होल स्क्वायर तो एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर बचेगा रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट एन माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो ध्यान देना भाई, इसको सिंप्लीफाई किया है, इसका स्क्वायर अलग अलग किया, तो नीचे एलसीएम लघुत्तम कितना आ जाएगा, रूट एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और इधर रूट एन प्लस वन और माइनस रूट एन माइनस वन बचेगा। बेसिक मैथ है 5वीं 6वीं क्लास की या 6वीं 7वीं क्लास की। नीचे भी बेटा मैं वही काम करने जा रहा हूं, रूट एन माइनस वन का स्क्वायर नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे अपन लिखेंगे ये तो होल बटे नीचे लिखेंगे, तो रूट एन माइनस वन का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया है, और इधर बचा रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले आप इसको और इसको तो सल्टा ही दो। तो जब हम ऊपर सल्टाने जाएंगे तो देखो इधर क्या बचेगा, ये एन प्लस वन और प्लस टू रूट एन माइनस एन माइनस वन और प्लस टू रूट एन बचेगा बेटा इधर ऊपर। बस मैंने वर्ग किया, वर्ग करके वर्ग किया है और माइनस से गुणा किया अंदर। इधर देखो क्या बचेगा, इधर बचेगा एन प्लस वन प्लस टू रूट एन। अभी तो कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। मैं इसका क्वेश्चन नहीं, होल स्क्वायर कर रहा हूं, इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो मोदी जी को भी आता है, सबको आता है बेटा। हाँ ललित मोदी को आता है बेटा ये। तो रूट एन माइनस वन, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एन प्लस वन और ये माइनस का कितना आ गया, टू रूट एन आ गया। अब हम काटा कूटा मचाएंगे तो यो गया, इधर से यो गया, यो गया। तो मुझे जो लग रहा है, मेरे खुद के पर्सनल आंखों से मुझे दिखाई दे रहा है, ये फोर रूट एन अपॉन टू एन प्लस वन आ जाएगा। हम काटा कूटा मचाएंगे तो टू आएगा, तो बेसिकली टू रूट एन अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा। समझ गया क्या मित्रों? ठीक है, तो मैंने बोला भी है कि कई बार बोल चुका, अब तो मैंने 2016, 15, 14 इनमें थोड़े अच्छे सवाल पूछे गए थे। अच्छे क्या, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। तो आंसर हो जाएगा टू रूट एन अपॉन एन प्लस वन, डी दहली। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल ध्यान से सुनना इसको भी मित्रों। अगला सवाल है अपना 0.02 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक रेखीय द्वारा को 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी लेंस के सन्निकट सामने रखा जाता है। द्वारक को 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश से समांतर प्रकाश द्वारा लंबवत प्रकाशित किया जाता है।
प्राप्त विवर्तन पैटर्न के प्रथम अदीप्त बैंड की पर्दे से दूरी होगी। प्रथम अदीप्त बैंड की पर्दे के केंद्र से दूरी होगी। समझ रहे हो? तो देखो बच्चा, व्यतिकरण में क्या होता है याद होगा आपको। व्यतिकरण में ऐसा है, पैटर्न कैसा मिलता है, ये अपना केंद्रीय उच्चिष्ट मिल जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, बरोबर ऐसा। और ये पैटर्न ऐसा मिलता है, यहां मिनिमा, यहां मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, और ये इधर मैक्सिमा, ठीक है, इस तरीके से। फिर इधर द्वितीयक है ना, और मिनिमा मिल जाते हैं, सेकंड ऑर्डर मिनिमा मिलते रहते हैं, सॉरी मैक्सिमा मिलते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न बनता है, इस तरीके से पैटर्न बनता है। तो ये फर्स्ट मिनिमा है, मान लीजिए अपना तल है, पर्दे का तल है इधर से ऐसा, यहाँ पर अपना स्लिट था या दौरक था, क्या था, दौरक। तो आपको बेसिकली ये वाली दूरी ज्ञात करना है कि पर्दे के केंद्र से पहले, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, पहले मिनिमा की दूरी, पहले मिनिमा की दूरी आपको ज्ञात करनी है। यहां से पहले मिनिमा की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये वाली चीज। अब इस कोण को अपन जानते हैं थीटा, इस कोण को अपन क्या कहते हैं, थीटा। और याद करो अपन क्या लिखते हैं कि दौरक की चौड़ाई अगर ए माने तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है मिनिमा के लिए। ये मिनिमा की कंडीशन होती है भाई, किसकी कंडीशन होती है, मिनिमा की। किस में, विवर्तन में। और हमें पहले मिनिमा की बात करनी है, तो ए साइन थीटा 1, मतलब पहले मिनिमा की स्थिति आएगी तो एन का मान 1 ले लेंगे, तो 1 इंटू लैम्डा, 1 इंटू लैम्डा। और आप जानते हैं, अपन सब लोग जानते हैं, कौन जानता है, अपन सब लोग जानते हैं कि अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा को अपन थीटा ही लिख सकते हैं। तो ए थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा। ए कब, क्योंकि जब थीटा स्मॉल हो, थीटा कैसा होता है, स्मॉल। और यहाँ पर थीटा स्मॉल है, चौड़ाई इतनी है, तरंगदैर्घ्य इतनी है, तो थीटा का मान कैसा आएगा बेटा, बहुत कम आएगा। देखो ये चौड़ाई इतनी है और तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻5 मीटर के ऑर्डर की है, तो यहाँ पर थीटा छोटा ही है। तो थीटा 1 का मान मिल गया अपन को, थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा अपॉन ए हो गया। तो थीटा 1 आपको मिल गया, एक कोण मिल गया जिसको मैं थीटा 1 कह रहा हूं। अब इस दूरी को ठीक है, यहां पर लेंस रख दिया है, यहां पर क्या रखा है, लेंस। तो बेसिकली जो डी दूरी होती है वो एफ के ही बराबर हो जाती है, याद करो, है ना। लेंस अपन ने रखा था कि लेंस किस लिए रखते हैं, प्रकाश किरणों को अभिसरित कराने के लिए, अभिसरित कराने के लिए। तो देखो हमें ये दूरी निकालनी है, ये थीटा है, ये थीटा है। तो मैं अपन जानते हैं ना, थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप मतलब ये वाली दूरी, इसको हम x1 कह देते हैं, क्या कह देते हैं, x1। तो चाप कितना, x1 बटे दूरी कितनी है, d, और d वास्तव में किसके बराबर है, f के। तो x1 अपॉन f हो जाएगा। तो थीटा 1 बराबर, थीटा कौन है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहां पर आप ध्यान दे लो तो स्पष्ट दिखाई दे जाएगा आपको। एक दिखाई दे रहा है त्रिभुज सा, थीटा बहुत छोटा है, तो ये बेसिकली हो गई है चाप, चाप। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जो डी होती है, डी की वैल्यू यहाँ एफ बोली गई है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक लेंस रख दिया है। तो हमें x1 निकालना है। तो देखो 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 x1, तो x1 का मान कितना आ जाएगा, थीटा 1 इंटू एफ, थीटा 1 इंटू एफ आ जाएगा। चलिए, तो x1 इज इक्वल टू थीटा 1, तोहरा मान कितना है, तो लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा अपॉन ए इंटू एफ। अब सबके मान लिखो, लैम्डा का मान 5 इंटू 10⁻⁻5 है, एफ का मान शायद 60 सेंटीमीटर है, मैं देख लेता हूं, 60 सेंटीमीटर है, इसका मान 0.02 सेंटीमीटर है। अच्छा, ए भी तो सेंटीमीटर में है ना भाई, सेंटीमीटर में है। तो ये सेंटीमीटर में, तो हमने इसको तरंगदैर्घ्य को मीटर में बना दिया, क्यों, इधर 60 सेंटीमीटर है, इसको भी अपन ने मीटर में ले लिया, लो। और यहां पर लैम्डा का मान 0.02 सेंटीमीटर में है, तो हमने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, मीटर में कन्वर्ट किया भाई। अब देख लेंगे आंसर किस में दिए गए, सेंटीमीटर में है, मीटर में। तो हमने यहां से दशमलव हटाया,
तो ऊपर 100 आ गया। तो बेसिकली 5 से ये अपन और काटा कूटा मचाए तो इधर ये काटा, तो अच्छा अभी मत काटो उसको, इसको काट दो, 2 से इसको काट दो तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 150 इंटू 10 टू दी पावर ए 20 सेंटीमीटर में आंसर दिया, मीटर में किस में लाएं, सेंटीमीटर में ही दिया है, तो अपन को बदलने की जरूरत नहीं थी, चलो बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको और इसको अगर मैं एडजस्ट करूं तो 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर ये -2 है। तो बेसिकली ये कितना आ गया, 0.15 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो बेसिकली 0.15 सेंटीमीटर में, 0.15 सेंटीमीटर में, हाँ 0.15 सेंटीमीटर में, बी बॉम्बे इज द आंसर है ना। तो कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था ये, मुझे आशा है आपको क्लियर होगा। चलिए बच्चों, तो अगला सवाल है अपना, जब ए चौड़ाई की किसी एकल झिर्री पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करते हैं तो झिर्री के कारण उत्पन्न विवर्तन पैटर्न में 30 डिग्री के कोण पर पहला निम्निष्ट दिखाई देता है। तो पहला द्वितीयक निम्निष्ट उच्चिष्ट, पहला द्वितीयक उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमा, इसको अपन अंग्रेजी में बोले तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है ना, सेंट्रल मैक्सिमा, उसको अपन प्राइमरी मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला मैक्सिमा, ये अपन केंद्रीय उच्चिष्ट ही कह देते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट कह देते हैं। अब केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद जो भी मैक्सिमा बनते हैं वो सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं, द्वितीयक उच्चिष्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला निम्निष्ट यहां पर दिखाई दे रहा है, तो देखो पहला निम्निष्ट, निम्निष्ट की शर्त क्या है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता था, यहां थीटा छोटा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, 30 डिग्री है छोटा का मान, तो जो छोटा का मान नहीं, थीटा का मान, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो ए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, क्योंकि ये किसकी बात हुई है, ये फर्स्ट मिनिमा की बात हुई है। किसकी बात हुई है, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए एन बराबर कितना ले लेते हैं, एन ले लेते हैं। तो यहां से मित्रों आपको ए का मान मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा। कैसे, तो ए साइन 30 का मान 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 लैम्डा। तो हमें ए का मान मिल गया। अब अपन बात कर लेते हैं किसका, जो अपन बात कर रहे हैं ना, प्रथम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, प्रथम सेकेंडरी मैक्सिमा बोले तो पहला द्वितीयक उच्चिष्ट। तो इसके लिए शर्त होती है एन साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू 2n+1 इंटू लैम्डा/2 ये शर्त होती है किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। जो सेकेंडरी मैक्सिमा है ना, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ के अन्य जो मैक्सिमा है, अन्य उच्चिष्ट हैं, तो उनके लिए ये शर्त होती है, ठीक है। तो अपन से n बराबर 1 लेना है, n बराबर 1 पर आपको क्या मिलेगा, n बराबर 1 पर मिलेगा अपन को प्रथम सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा। n बराबर 2 लेंगे तो हमें द्वितीयक सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा, n बराबर 3 लेंगे तो हमें तीसरा सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा। चलिए, तो a साइन थीटा 1 पहला मैक्सिमा के लिए, ठीक है, ऐसे नाम लिख दिया मैंने, कुछ भी दे दो। तो 2n का मान कितना, 1+1 लैम्डा, तोहरा मान कितना है, तो लैम्डा का मान हो गया 2a ही आया था ना लैम्डा का मान, यस, डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से। अब क्या हो गया ये, तो देखो मित्रों, ए से तो ए उड़ गया, इस 2 से 2 उड़ गया, अला ये तो बहुत गड़बड़, ये तो क्या हुआ, बहुत गड़बड़। लैम्डा का मान कितना आया था, अच्छा ए का मान 2 लैम्डा आया था भाई, ए का मान 2 लैम्डा, अपन ने किसका मान क्या लिख दिया, अला ये तो सही लिखा है, ए का मान 2 लैम्डा आया है मित्रों। तो देखो 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 देखो, मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, तो ए साइन
थीटा वन मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा, इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं अपन, इज इक्वल टू 2n की जगह 1 प्लस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2, इंटू लैम्डा अपॉन 2। अब देखो ए का मान ले लो भाई, भाई भाई ए का मान कितना है, 2 लैम्डा है, इसका मान 2 लैम्डा लिखा, इधर साइन थीटा वन मैक्सिमा, ए बेसिकली कितना हो गया, 3 लैम्डा बाय 2 हो गया, लैम्डा से लैम्डा उड़ गया, तो साइन थीटा वन मैक्सिमा, इसका मान कितना आ गया, 3/4, 3/4 थीटा निकालना है, तो साइन इनवर्स 3/4, ये 2 नीचे गया ना, 4 हो गया भाई, 2 नीचे गया तो कितना आ गया, 4 हो गया, तो थीटा साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4, ये थीटा का मान हो गया। डन। नींद आ रही है, नींद आ रही है, अरे भाई तुमको 1 घंटे में नींद आने लग गई है, पापी आदमी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। यंग के किसी द्विझिर्री प्रयोग में दो झिर्रियों की चौड़ाई का अनुपात 1:25 है, तो व्यतिकरण पैटर्न में उच्च तथा निम्नलिखित की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई, झिर्रियों की चौड़ाई का अनुपात, पहले की चौड़ाई W1, दूसरे की चौड़ाई W2, ठीक है। या हम ऐसे लिखें कि जो झिर्री की जो चौड़ाई होती है, झिर्री की जो चौड़ाई होती है वो समानुपाती होता है तीव्रता के, याद रखना, झिर्री की जो चौड़ाई होती है वो समानुपाती होती है तीव्रता के, ठीक है। तो W1/W2 इज इक्वल टू, अपन लिख सकते हैं I1/I2, पहली झिर्री की चौड़ाई अपॉन दूसरी झिर्री की चौड़ाई बराबर पहली झिर्री की तीव्रता बटे दूसरी झिर्री की तीव्रता, और इनका मान कितना दिया गया है, 1/25 चौड़ाइयों का अनुपात, 1/2 पे 5 25, तो यहां से I1/I2 का मान इतना आ गया। कभी मान लो जरूरत पड़ जाए, हमें आयाम का अनुपात निकालना है, किसका, आयाम का, तो 1/25, तीव्रता अपन जानते हैं कि तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के, तीव्रता समानुपाती होती है मित्रों आयाम के वर्ग के, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं A1 का वर्ग और यहां पर लिख सकते हैं A2 का वर्ग, रूट ले लो, तो A1/A2 इसका मान आपको चाहिए जीवन में कभी, हाँ, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, 1/5। ऑल्दो हमें तो इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, आई मैक्स अपॉन आई मिन ज्ञात करना है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन, आई मिन इसका मान अपन जानते हैं कि कितना आया था, √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड इसका होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2, √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से आप चाहो तो I2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंततः ये क्या बच जाता है, रूट के अंदर I1/I2 प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर I1/I2 माइनस 1। इसका उपयोग अपन एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं इसी सेशन में, इसी लेक्चर में। I2 कॉमन लिया, नीचे से भी I2 कॉमन लिया, वो कट जाएगा और इधर ऐसा बनेगा, और √I1/√I2, ये I1/I2 की मान हमारे पास है, ये I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, इसके मान कितना हो गया भाई, तो रूट के अंदर 1/25 प्लस 1 और रूट के अंदर 1/25 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो यहां बेसिकली आ गया ये 1/5 प्लस 1 अपॉन 1/5 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब ऊपर हो गया 6/5, 6/5 और होल अपॉन में इधर बचा माइनस का 4/5, माइनस का 4/5 इसका होल स्क्वायर। अब 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ये बेसिकली आ जाएगा 9/4, 9/4 ही आएगा ना भाई, 36/16, या मतलब इसको काटो तो ये 2 और ये 3, तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9/2, यही आपका आंसर हो जाएगा 9/4। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, 9/4। आई मैक्स अपॉन आई मिन,
आई मैक्स अपॉन आई मैन, यही निकालना था ना भाई, आई मैक्स अपॉन आई मैन, या आई मैन अपॉन आई मैक्स, है ना, यही निकाल। अच्छा ये लिखा है ना, आई मैक्स अपॉन आई मैन, आंसर मिल गया होगा भाई। चलिए ये कहानी है। तो ठीक है बच्चों, और तो क्या ही है, और तो कुछ भी नहीं है। एक सवाल और देखो, एक सवाल और देख लो 2014 का। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में पर्दे के किसी बिंदु पर लैम्डा पथांतर होने से वहां प्रकाश की तीव्रता के है। वहां प्रकाश की तीव्रता कितनी है बेटा, के है। लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, तो पर्दे के उस बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा बाय 4 है, तीव्रता होगी। जहां पर पथांतर कितना है, लैम्डा बाय 4, वहां पर आपको क्या बतानी है, तीव्रता। तो देखो जहां कलांतर फाई है, फाई क्या है, कलांतर, कलांतर, तो कलांतर के पदों में तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो अपन जानते हैं तीव्रता इज इक्वल टू, तीव्रता इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2, फाई अपॉन 2। ये कलांतर के पदों में तीव्रता होती है, तीव्रता होती है। हम कहें पथांतर कितना है, केस 1, केस 1, केस 1 में बेटा पथांतर कितना दिया गया है, लैम्डा, पथांतर कितना दिया है, लैम्डा दिया है। तो अगर पथांतर लैम्डा है तो कलांतर पथांतर में क्या संबंध होता है, कलांतर इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पथांतर होता है, इंटू पथांतर होता है। तो ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये कितना बचा है, 2 पाई बचा है, 2 पाई बचा है। ये केस 1 है। और केस 2 का क्या सीन है, तो फाई इज इक्वल टू कितना है, 2 पाई बाय लैम्डा। और दूसरे केस में, ये तो पहले केस में, पहले केस में कलांतर आ गया, दूसरे केस के कलांतर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर पथांतर कितना है भाई, ओ भाई, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। तो देखो मित्रों यहां पर क्या हो गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो ये आ गया पाई बाई 2। ये कितना आ गया है, पाई बाई 2 आ गया है। बात क्लियर है। तो पहले ये 2 पाई है, दूसरे बारी पाई बाई 2 है। तो तीव्रता का मान लिखें अपन पहले केस में, तो 4I0, 4I0 कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 2 पाई अपॉन 2, 2 पाई अपॉन 2। और तीव्रता लिखें अपन दूसरे केस में, तो ये हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, सुन रहे हो विनोद, ये पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 अपॉन 2, पाई बाई 2 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, तो इनको हम भागाकार कर देंगे मित्रों, इनका भागाकार किया तो देखो यो गया, इसका मान कितना है, के, तो के अपॉन I2 इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर पाई, ये कितना बचा पाई, इसका मान -1, -1, इसका मान 1 ही हो गया बेटा अंततः। और ए पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 इसका मान, ठीक है, ये बेसिकली पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 1/√2 होता है, मतलब कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 1/√2 होता है। तो स्क्वायर करने के बाद ये 1/2 आएगा। तो 2 कहां चले जाएगा, ऊपर, ऊपर इन दी एयर। ये आप ऐसे लिख लो, I2 का मान आपको ज्ञात करना है, तो एक k/2 आ गया, k/2 इज द आंसर, k/2 इज द आंसर। अगर इसमें कोई समस्या हो तो भाई देखो, ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 1/2 यहां पर आ गया। तो ये आंसर हो गया मित्रों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये आज का सेशन था। मुझे आशा है कि ये वाले PYQs आपको क्लियर होंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो आपका स्वागत है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आप लोग मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करते रहें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।